हाय, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। दिस कंपनी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज सिंपली। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ मटेरियल्स गुड्स सेल करती है, सर्विसेज कंपनी कुछ सर्विस देती है। ये बेसिकली कंपनी क्या करती है, मैन पावर सप्लाई करती है। मतलब अगर किसी कंपनीज को एम्प्लॉय चाहिए तो टीम लीज हायरिंग करेगा, उनकी पेरोल वगैरह सारी चीज़ें मैनेज करेगा, कंप्लायंस वगैरह हैंडल करेगा, और बीच का जो छोटा सा मार्जिन होगा वो इसका प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली लोगों को जॉब देना और कंपनीज को एम्प्लॉयज़ देना, ये इनका काम है, मिडल मैन का। इसकी अगर पीपीटी देखें तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग पीपल सप्लाई चेन कंपनीज ऑफरिंग अ रेंज ऑफ सॉल्यूशंस टू 4000 प्लस एम्प्लॉयर्स। मतलब 4000 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स को ये मैन पावर सप्लाई करते हैं, और आज तक लगभग 24 लाख से ज़्यादा लोगों को हायर किया इन्होंने अलग अलग कंपनीज के लिए आखिरी 25 साल में। और अभी करंटली 3.5 लाख इनके एसोसिएट एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी आज की डेट में एक्टिव है। तो इन नंबर से साफ साफ पता चल रहा है कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी मैसिव स्केल पे ऑपरेट करती है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर सप्लाई, और इंडिया की लीडिंग कंपनी है क्वेस और टीम लीज। टोटल अगर देखें तो लेटेस्ट जो इनकी डेटा है, Q3 के नंबर्स हैं हमारे पास। Q3 में टोटल हेड काउंट 3,35,165, और उनसे इनका टोटल रेवेन्यू आया 3,037 करोड़। तो रेवेन्यू सिंपली क्या है, जितने हेड काउंट है और जितना उनका सबका सैलरी इनको मिलता है कंपनी से जिनको इन्होंने सप्लाई किया होता है, उससे जो इनके पास आता है टोटल पैसा, वो टोटल रेवेन्यू काउंट होता है इनका। और उसमें से इन सब एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के बाद टोटल जो एबिटा यानी कि इनका प्रॉफिट बचता है लगभग 43 करोड़ का है। तो काफ़ी कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी है, लगभग 1 से 1.5% का ही मार्जिन रहता है इनका बीच में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो लगभग 42 करोड़ एक क्वार्टर में कमाती है। इनकी अगर सेम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो लगभग 11-12 हज़ार करोड़ का साल भर की सेल्स है, और उस पर प्रॉफिट लगभग 133 करोड़, बस 1-1.5% के आसपास का ही प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो काफ़ी थिन मार्जिन पे कंपनीज ऑपरेट करती है, वो ऑब्वियस भी है क्योंकि सैलरी में से ज़्यादा कट नहीं रख सकते। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो पूरा ब्रेकअप भी है इनका। जो टोटल रेवेन्यू है उसका मोस्ट ऑफ द हिस्सा आता है जनरल स्टाफ से, जो जनरल सर्विसेज में होते हैं, जिसमें ज़्यादा हाई टेक्निकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सब एम्प्लॉयज़ को सप्लाई करते हैं, जैसे नॉर्मल सेल्स या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइप। और जो स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग सर्विस है, लगभग 195 करोड़ पर क्वार्टर का रेवेन्यू उनसे आता है। ये आईटी वगैरह हो सकती है, आईटी इंडस्ट्री वगैरह, और कुछ छोटा मोटा सा नेग्लिजिबल रेवेन्यू इनका एचआर सर्विसेज से भी आता है, जहाँ पे दूसरी कंपनीज के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग सर्विसेज में इनका ज़्यादा प्रॉफिट आता है। 195 करोड़ का रेवेन्यू होने के बावजूद भी लगभग 12 करोड़ का प्रॉफिट आया, जबकि इसमें 2700 करोड़ के होने के बावजूद भी 30 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग सर्विस से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है उसमें ज़्यादा। इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर फिर से देखें तो अभी इस क्वार्टर के नंबर आ जाने के बाद लगभग फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में सिमिलर सी सेल्स ही ग्रो करी है, जबकि उससे पहले 9,500 से लगभग 11,000 के आसपास बढ़ी थी, उससे पहले भी बढ़ी थी। स्टार्टिंग से देखें अगर मार्च 2014 से, तो हर साल 500 करोड़ पहले, फिर 500 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 700 करोड़, फिर एक साल फाइनेंशियल 21 में कोविड ईयर में इनकी कम हुई, बट उसका जो गैप था वो फाइनेंशियल 22 में भी कवर कर लिया। तो दोनों मिला के टोटल 1200 बढ़ गई मार्च 20 से मार्च 22 तक, यानी कि लगभग 600। उसके बाद फिर 1400 करोड़ की सेल्स बढ़ गई, फिर 1500 करोड़, और फिर लगभग यहाँ 1700-1800 करोड़ फिर से। तो ये पहली बार हुआ है कोविड टाइम के अलावा जब इनकी सेल्स में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करी है। उसका रीज़न आगे चल के समझेंगे इनकी कौन कॉल में दिया है। तो इसकी वजह से ये सारा असर इसके स्टॉक प्राइस पे भी दिख रहा है। आखिरी 3 साल में अगर देखें तो लोवेस्ट पे है, 5 साल में भी लोवेस्ट पे आ चुका है, और 10 साल में देखें तो वन ऑफ द लोवेस्ट प्राइस पर आ चुका है जब से लिस्टेड है। तो अगर मान लेते हैं कि आने वाले 2 साल में ये फिर से ग्रो करती हैं इसकी सेल्स, तो लगभग 12,000 करोड़ से 2 साल में मोटा मोटी अगर हम 15,000 करोड़ तक भी बेस्ट केस में माने कि बढ़ जाती है, हायरिंग वगैरह सब अच्छी होती है, तो भी ऐसा नहीं है कि इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जंप कर जाएगा, क्योंकि ये लो मार्जिन बिजनेस है। ऑलरेडी देखा अगर हम कैलकुलेट करें
टोटल 133 करोड़ का प्रॉफिट आता है आज की डेट में 11794 पे। तो 133 डिवाइड बाय 11794 मल्टीप्लाई बाय 100, तो लगभग 1.12% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन है। इसको अगर 15,000 से निकालेंगे, 15,000 में कितना प्रॉफिट आएगा लगभग, तो लगभग अगर इनकी 2 साल में गुड केस में हमने माना है 12,000 से 15,000 सेल हो जाएगी, तो भी 170 करोड़ पे प्रॉफिट पहुंचेगा 133 से। तो ये कंपनी अगर बहुत ज़्यादा भी ग्रो कर जाए तो ऐसा नहीं है कि इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जंप करेगा। एक और चीज़ देखते हैं, अगर आज की डेट में इनके 3,35,000 एम्प्लॉयज़ हैं। अगर मैं सर्च करता हूँ हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इन नंबर्स कैन बी इंक्रीज इन इंडिया इन नेक्स्ट 2 to 3 years in numbers, so based on the latest data from the economic survey, as of early 2026 India's employment workforce stands at लगभग 56 करोड़ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स है इंडिया में। और लगभग 2028 से 30 तक, यानी कि लगभग अभी से 2-4 साल बाद तक 22%, यानी कि 10 से 12 करोड़ नए जॉब्स और ऐड हो सकते हैं। नीचे अगर चेक करें, लेटेस्ट क्वार्टर में भी लगभग 8.7 लाख न्यू जॉब्स ऐड हुई है। तो लगभग 10 से 12 करोड़ जॉब्स और ऐड होंगी आने वाले 3-4 साल में। अब सर्च करते हैं कि हाउ मच ऑफ द जॉब वुड बी थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी लाइक टीम लीज। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी जॉब जो नई ऐड होंगी वो इनडायरेक्ट ही होंगी टीम लीज वगैरह के थ्रू। मोस्टली तो जॉब डायरेक्टली होती है, डायरेक्टली ही कंपनीज रिक्रूट करती हैं। एक स्पेसिफिक हिस्सा ही कुछ टाइप की कंपनीज मिडल मैन के थ्रू एक्वायर करती हैं। तो इन द नेक्स्ट 2 to 3 years द स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मैसिव रोल। एजेंसीज लाइक टीम लीज, क्वेस्ट स्कोर फंड, रेड स्टेट, इसको छोड़ देते हैं। मार्केट टारगेट वर्कफ्लोस बाय 27, इट इज एस्टिमेटेड दैट 6 million to 7 million वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड थ्रू फॉर्मल स्टाफिंग एजेंसीज। एज ऑन टुडे टीम लीज शेयर 3.35 lakh employees. They are expected to add or manage approximately 30,000 to 50,000 new roles annually over the next 3 years। क्योंकि GCC फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स फॉरेन कंपनीज के यहाँ पे आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज में ग्रोथ आ रही है। तो ये सब के चलते यहाँ पे डेटा के हिसाब से ये लोग बता रहे हैं कि 30,000 to 50,000 नए एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकती है एनुअली 3 साल तक। तो बेस्ट केस अगर हम लोग लें तो 50,000 माने अगर आने वाले 3 साल तक, तो 50,000 इसमें अगर 1.5 लाख और ऐड कर दें 480 के आसपास हो जाएंगे लगभग। अगर 5 लाख एम्प्लॉयज़ भी मान लें कि 3 साल में ये कंपनी 5 लाख एम्प्लॉयज़ तक पहुंच सकती है, तो 3,35,000 से लगभग इनका जो हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में 3,35,000 से लगभग, ये तो क्वार्टरली डेटा है, 3,35,000 से लगभग 12,000 की सेल्स आती है और 133 का प्रॉफिट। तो सिंपली पूरे 5 लाख एम्प्लॉयज़ पे कितना प्रॉफिट आ सकता है वो अगर कैलकुलेट करें, 133 डिवाइड बाय 3,35,000 एंड मल्टीप्लाई बाय, अगर बेस्ट के सिनेरियो में 5 लाख तक इनके एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं तो लगभग 200 करोड़ के आसपास तक इनका प्रॉफिट हो सकता है बेस्ट के सिनेरियो में। और अगर जो ये एम्प्लॉयज़ ऐड करें वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग सर्विसेज में एक्वायर करें, जो कि जीसीसी वगैरह में स्पेशलाइज्ड स्टाफ ही लगेगा, तो भी अगर बेस्ट के सिनेरियो में माने तो +20 करोड़, और अगर इनका मार्जिन ज़्यादा माने तो 20 करोड़ के आसपास और प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो मैक्स टू मैक्स बेस्ट के सिनेरियो में इस कंपनी का आने वाले 3 साल में 133 से 220 के आसपास प्रॉफिट पहुंच सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है फ्यूचर में, तो बेस्ट केस सिनेरियो में, बट खुद के कंपैरिजन में डबल प्रॉफिट कर सकती है लगभग। वो भी तब की बात है जब एम्प्लॉयमेंट साइकिल अच्छी रही, अच्छे से हायरिंग हुई और ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रैब भी कर पाई, क्योंकि लीडिंग कंपनी है। तो बहुत अच्छा हो सकता है इसके लिए। और उस केस में लगभग 200 करोड़ पे भी पहुंचे तो आज की डेट में कंपनी की मार्केट कैप बहुत कम रह गई है, सिर्फ 2,000 करोड़ के आसपास की रह गई है। तो उस केस में 10 के पी पे आ जाएगी, 2,000 डिवाइड बाय 200, अभी जो 15 के आसपास है। कंपनी की अगर कौन कॉल देखें, यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि एज वी हैड इंडिकेटेड दैट देयर वाज ए रेगुलेटरी हेडविंड इन द BFSI सेक्टर। BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में
जो ये एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करते हैं उसमें लगभग इनके 27,000 हेड काउंट कम हो गए जनरल स्टाफिंग के अंदर जो आता था, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू लॉस हुआ है काफ़ी। तो एक तो वैसे भी नई जो हायरिंग हुई है वो भी कम हुई थी, और ऊपर से जो इनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे वो भी कम हो गए। बट ये ऐसा नहीं है कि ये कोई नॉर्मल इनका बिजनेस का लॉस हुआ था की वजह से हुआ है। ये बेसिकली कोई रेगुलेटरी डायरेक्टिव आया था रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से, जिसकी वजह से जो बीएफएससी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो थर्ड पार्टी से लेते हैं उनको इनसोर्स करना होता होगा उन रूल्स के हिसाब से। तो इसलिए उन कंपनी को फिर जो इनसे आउटसोर्स करवा रही थी उनको डायरेक्टली वो एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ा, जिसकी वजह से मोटा मोटी इनका 27,000 हेड काउंट डायरेक्टली कम हो गया। और बोल रहे हैं कि वी बिलीव दैट वी विल गेट करेक्टेड फॉर ग्रोथ इन Q4 बेसिस। तो Q4 क्वार्टर के अभी रिजल्ट आएंगे तो उसमें देखते हैं कि फिर से इनके कुछ एम्प्लॉयज़ ऐड हुए हैं कि नहीं, जो इनकी ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी है आखिरी कुछ क्वार्टर से। 362 से 335 पे रह गए थे लेटेस्ट क्वार्टर में। और एक और इस कंपनीज में डाउट रहता है कि अगर इन्होंने एम्प्लॉय हायर कर लिए और क्लाइंट को नहीं मिला, मतलब क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं दी और इन्होंने पहले ही एम्प्लॉय हायर कर लिया, तो उस केस में इनको सैलरी देनी पड़ेगी अपनी जेब से और इनका लॉस होगा। तो वैसा नहीं होता है। ये कंपनीज बेसिकली पहले डिमांड लेती हैं क्लाइंट्स वगैरह से, फिर उसके बाद हायरिंग करती है। अगर इन केस इन्होंने हायरिंग कर भी ली और सामने से कंपनी अभी नहीं ले रही, तो फिर अगले वाले कैंडिडेट को ऑफर लेटर इशू करने में टाइम लगाते हैं या फिर देते नहीं है तब तक। तो इसलिए इन कंपनीज में आईटी कंपनीज की तरह बेंच कोस्ट का इशू नहीं होता। एम्प्लॉय को सैलरी टीम लीज ही देती है, बट टीम लीज को वो सैलरी का जो पैसा है वो क्लाइंट से मिलता है। और एक और क्वेश्चन इन कंपनीज में रहता है कि टीम लीज जैसी सर्विसेज कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ क्यों जाते हैं, वो डायरेक्ट कंपनी के पास क्यों नहीं जाते। तो एक तो कैंडिडेट्स के लिए इन कंपनीज के थ्रू काफ़ी इजी एंट्री भी होती है, क्योंकि ये लोग सिर्फ हायरिंग नहीं करते कंपनीज के लिए, बल्कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए अप्रेंटिसशिप और लर्निंग सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। उनको बेसिकली कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उनको सिखाते भी हैं। और कई बारी कंपनीज को फास्ट हायरिंग करनी होती है, तो कंपनीज भी अपना हायरिंग हेडक बचाने के लिए इन कंपनीज के पास जाती है। कई बार कंपनीज को बहुत सारे कंप्लायंसेस ना करने पड़े, जैसे लेबर कोड वगैरह अभी जो हाल फिलहाल में आए, उन सब का हेडेक वगैरह बचने से हेडेक से बचने के लिए भी कंपनीज इनके पास जाती हैं। और कैंडिडेट्स एक जगह ही कई सारी कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकता है। उनको ये कंपनीज उनकी स्किल्स के हिसाब से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। और जो फ्रेशर्स होते हैं कई बार उनको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होती है, तो इन कंपनीज के थ्रू काफ़ी आसान हो जाता है उनको जॉब मिलना। तो इसलिए कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है वो सस्टेन कर रहा है और आगे भी मेरे हिसाब से सस्टेन करेगा। अभी जो एआई आया है, एआई की अगर इम्पैक्ट इस कंपनी पे होगा भी, तो एआई की आ जाने की वजह से हो सकता है जो लो स्किल्स के एम्प्लॉयज़ ये लोग जो प्रोवाइड करते हैं जनरल स्टाफिंग एंड एलिट सर्विसेज, ये हो सकता है अगर कम हो जाए एआई के आने की वजह से। बट जो स्पेशलाइज स्टाफिंग सर्विसेज हैं हाई स्किल वाले, एआई के आने से हो सकता है वो मेरे हिसाब से बढ़ेंगे ही आने वाले टाइम में। और जो कंप्लायंस वगैरह के जो एचआर सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं वो भी आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही। तो नेट इम्पैक्ट पॉजिटिव ही रहने वाला है इस कंपनी का एआई की वजह से भी। तो ये कंपनी सिंपली सिक्लिकल है, कंपनी इकोनॉमी से रिलेटेड है। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है, जॉब्स वगैरह बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनी भी ग्रो करेगी। और अगर इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन सा है तो ये कंपनी भी एक तरीके से सिक्लिकल प्ले करेगी। और इस सिक्लिकलिटी के चलते ही इसका शेयर मार्केट प्राइस इतना नीचे आ चुका है। अभी अगर बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास डेट तो काफ़ी कम है और काफ़ी स्मॉल साइज़ की कंपनी है। लगभग 943 करोड़ रिजर्व्स है और बोरोइंग्स में 62 करोड़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग और 65 करोड़ लीज लाइबिलिटी रेंट की लाइबिलिटीज़ हैं। तो टोटल एसेट लगभग 2300 करोड़ के हैं और उसमें से अगर डेट माइनस करें 128 करोड़ के आसपास भी, तो लगभग 2200 करोड़ के टोटल एसेट कंपनी के पास आएंगे। और मार्केट कैप देखें तो टोटल एसेट से भी कम की मार्केट कैप हो चुकी है। तो ऐसे बहुत ही गिने चुने स्टॉक्स मिलेंगे आपको जो अपने टोटल एसेट से कम वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ट्रेड हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक अनसर्टेनिटी है कि जिस तरीके से कंपनी के जो हेड काउंट्स कम हो रहे हैं आने वाले टाइम में भी सेम तो नहीं होगा, जिसके चलते इस कंपनी में काफ़ी पैनिक का माहौल हो चुका है जो इन्वेस्टेड है इसमें ऑलरेडी। इसका चार्ट देखें अगर तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग
80% नीचे आ गया था और अभी भी 77% नीचे है। तो जब भी किसी स्टॉक में इतना मैसिव फॉल आ जाता है, 50-60% से ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई से कोई गिर चुका होता है, ये तो 80 गिर गया है, तो वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से रिवेल्युएट करके ही एंट्री लेनी है, क्योंकि जनरली किसी भी स्टॉक में इतना हाई फॉल नहीं देखा जाता। कहीं ना कहीं जब एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल जो है या फिर जो कंपनी का बिजनेस है वो थ्रेट में होता है, तो ही कंपनी इतनी, उसका स्टॉक प्राइस इतने नीचे गिरता है। और ये ऑलरेडी एक लो प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस भी है जो हमने देखा, बट फिर भी इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं तो 30% प्रोमोटर के पास, और मेनली ये डीआई इन्वेस्टेड कंपनी है, लगभग 50% के आसपास डीआई इन्वेस्टर्स हैं इसमें, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी कंपनी प्रॉफिट अभी भी कर रही है, बट कहीं ना कहीं जो सिक्लिकलिटी मैंने बोला, सिर्फ उसी की वजह से कंपनी में इतना फॉल आया हुआ है। बट जैसे ही अगर साइकिल घूमती है, अच्छी हायरिंग होती है, अगर अपनी कंपनी जो हमने 200 के आसपास का प्रॉफिट निकाला वहाँ तक ना भी पहुँचती है, 150 के आसपास तक का ही अपना प्रॉफिट अगर मेंटेन भी करती है आने वाले टाइम में, तो भी 12-13 का पी आएगा इसका। और हिस्टोरिकल पी रेशियो इसका लगभग 48 के आसपास रहा है। 3 साल का भी देखें तो 36, 1 ईयर का भी 25, तो वहाँ तक भी अगर जाता है तो करंट मार्केट प्राइस से तो काफ़ी पोटेंशियल है। बट जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, ये अगर वहाँ करंट मार्केट प्राइस से 50-60% भी ऊपर जाता है, तो भी काफ़ी सारे लोग एट कॉस्ट पर ही आ पाएंगे इसमें। तो मोस्टली लोग इसमें यहाँ पे अगर जो कोई इन्वेस्टेड होगा, तो करंट मार्केट प्राइस से अगर लगभग 3 गुना ही हो जाए, तब जाके जो यहाँ पे फंसे होंगे उनको 70-80% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। और जो इसमें पहले से यहाँ से कहीं इन्वेस्टेड होंगे, तो यहाँ तक जब आएगा ये, तो भी वो 20-22% पर ही कमा पाएंगे। तो मेरा यही सिंपल सा व्यू है इस कंपनी के लिए। अगर इसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो ठीक है, ना तो इसमें एवरेजिंग करनी चाहिए, ना ही लॉस में सेल करना चाहिए। बट इन्वेस्टेड नहीं है तो मैं तो ऐसी कंपनी में इसमें कभी आज तक इन्वेस्ट नहीं किया है, ना ही कभी इसमें इन्वेस्ट करने का सोचा है। जनरली जो इतने लो मार्जिन बिजनेस होते हैं, मैं उनसे दूर रहने की ही कोशिश करता हूँ। और इस सेक्टर में भी जैसा हमने देखा, अभी बीएफएसआई सेक्टर से भी इनके 20,000 एम्प्लॉय सडनली कम हो गए। तो ऐसी कंपनीज़ की जो ज़्यादातर बिजनेस आता है वो कुछ ही बड़े बड़े क्लाइंट से ज़्यादा वॉल्यूम आती है, जिसका भी इम्पैक्ट काफ़ी हाई हो सकता है ऐसी कंपनीज़ पर। तो ये था मेरा व्यू पॉइंट इस स्टॉक को लेके। आरओसी आरओई ठीक है, बुक वैल्यू से इसको कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। स्टॉक प्राइस, स्टॉक पी हमने डिस्कस कर लिया, वो ऑलरेडी सस्ता है पी के हिसाब से। डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, थोड़ी सी प्लेजिंग है जो कि नेग्लिजिबल है। तो अगर इस कंपनी में आप अच्छे खासे लॉस में हैं, तो एक्सेप्ट फॉर वेटिंग फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकते। बट क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइज़ की कंपनी है, और जैसा कि मैंने दिखाया कि बहुत हाई तरीके से भी ग्रो करेगी, तो भी इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये छोटे साइज़ की ही कंपनी रहेगी, भले ही अपने सेक्टर में लीडर हो, बट छोटे सेक्टर की ही रहेगी। इसीलिए ये देखें तो निफ्टी टोटल मार्केट कैप का भी पार्ट नहीं है। जो टॉप 750 कंपनीज़ हैं निफ्टी की, उसका भी पार्ट नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्मॉल साइज़ की कंपनी है। तो जनरली अगर आप बिगिनर रिटेल इन्वेस्टर हो, तो आपको ऐसी छोटी कंपनी से दूर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।